देखिए, यदि आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे YouTube चैनल पर एक स्पेशल क्लासेस पर आपको साइंस की क्लासेस हमेशा नियमित रूप से मिलती रहेंगी। आपको साइंस की, मैथमेटिक्स की और इंग्लिश ग्रामर की कंप्लीट संपूर्ण जो है कोर्स पूरा मिलता रहेगा, वो भी नियमित रूप से, और आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। और आज से शुरू हो रहा है, जैसे साइंस का आज क्लास है एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित साइंस की क्लासेज हैं। इसमें से अब पहले आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स आपको पढ़ना है, आज पहला क्लास है। और इसमें आप लोगों को पहले क्लास में फिजिक्स से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद आपका एक एक करके केमिस्ट्री का, बायो का भी क्लास देखने को मिलता रहेगा। और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप 10वीं की बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको संपूर्ण तैयारी मिलेगी, यहाँ पे कंप्लीट प्रिपरेशन कराया जाएगा इसी चैनल पर। देखिए, पहले चैप्टर का नाम है आपका फिजिक्स में समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। आपका ये पहला चैप्टर है, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। समतल प्लेन पृष्ठ, समतल का मतलब होता है प्लेन, जो एकदम प्लेन हो, उसमें उन पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन कैसे। जैसे कि हम जानते हैं कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट आता है, क्योंकि प्रकाश जब भी चिकने तल पर एकदम पड़ेगा, जो चमकीला हो, चिकना हो एकदम, तो उस पर से प्रकाश का अधिकांश भाग लौट आता है, तो उसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आप लाइट को जानिए, प्रकाश को। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश को ऊर्जा कह लीजिए या माध्यम कह लीजिए। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अथवा प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। यानी कि किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश एक माध्यम है, प्रकाश एक माध्यम का कार्य करता है, तभी हम जाकर किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। केवल आंखों का होना ही काफी नहीं है, क्योंकि अंधेरे कमरे में जाएंगे तो ऐसे देख नहीं पाएंगे किसी चीज को। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस पर पड़ने के बाद परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तब जाकर हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर बनता है, तब जाकर वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश को फिर से एक बार देखेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अथवा प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश स्रोत। अब प्रकाश तो हो गया कि प्रकाश एक माध्यम है हमें देखने का, लेकिन प्रकाश प्राप्त कहाँ से होता है? तो जहां से, जैसे प्रकाश स्रोत का मतलब होता है कि उसकी प्राप्ति। अब प्रकाश स्रोत है तो प्रकाश कहां से प्राप्त होता है, ये उसका स्रोत कहलाएगा। तो प्रकाश प्राप्त करने के लिए हम जानते हैं कि सूर्य जो है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है। सबसे बड़ा स्रोत प्रकाश का सूर्य ही है। सूर्य से प्रकाश मिलता है। और कभी देखते हैं अंधेरे में हम लोग, जब अंधेरा हो जाता है तो कैंडल जला लेते हैं या फिर विद्युत बल्ब जला लेते हैं, तो ये सब प्रकाश के स्रोत होते हैं। इसमें भी दो प्रकार के प्रकाश स्रोत होते हैं। एक दीप्त प्रकाश स्रोत है। दीप्त प्रकाश स्रोत वह प्रकाश स्रोत होता है जिसमें दीप्त प्रकाश स्रोत, देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत में उनमें खुद का प्रकाश होता है, अर्थात वे वस्तुएं, वे प्रकाश स्रोत जिनमें खुद का प्रकाश होता है, जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, उन्हें प्रकाशित होने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। जिनमें खुद का प्रकाश होता है अर्थात अथवा जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिनमें खुद का प्रकाश होता है, उन्हें चमकने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे आपका हो गया सूर्य आपका हो गया, इसमें खुद का प्रकाश होता है। सूर्य को चमकने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। जिसको चमकने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, उसे ही कहते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत। तारे हो गए, कुछ तारे भी हैं, बहुत सारे तारे, इनमें खुद का प्रकाश होता है। बल्ब, विद्युत बल्ब आपका हो जाएगा, विद्युत बल्ब
मोमबत्ती, अगर ये जलते रहेंगे तब ये प्रकाश स्रोत हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। तो समझ गए, दीप्त प्रकाश स्रोत हो गया, यानी कि वो प्रकाश स्रोत जिनमें खुद का प्रकाश होता है, यानी कि जिनमें चमकने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, उनमें खुद का प्रकाश होता है, ठीक ना, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे, वे प्रकाश स्रोत जिनमें खुद का प्रकाश होता है तथा उन्हें चमकने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, किसी पर ये निर्भर नहीं होते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत होते हैं जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता, बल्कि ये दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से चमकते हैं। ये दीप्त प्रकाश स्रोत पर निर्भर होते हैं, जब दीप्त प्रकाश स्रोत इन पर पड़ता है तब जाकर ये चमकते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तब जाकर चंद्रमा चमकता है, कांच पर पड़ता है प्रकाश तब जाकर कांच चमकता है। तो ये हो गए दीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। एक बार फिर से सुनेंगे, प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है तथा जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, अथवा प्रकाश एक माध्यम है जो हमें किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत वे स्रोत जो जहां से प्रकाश की प्राप्ति होती है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसमें दो प्रकार के प्रकाश स्रोत होते हैं, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें खुद का प्रकाश होता है, खुद की चमक होती है, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं, और ऐसे प्रकाश स्रोत जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश के गुण, बहुत सारे क्वालिटीज होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रकाश के बहुत से गुण होते हैं। इसमें प्रकाश के गुण में है आपका कि प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश अदृश्य होता है, अर्थात प्रकाश स्वयं दिखता नहीं है, लेकिन प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश खुद नहीं दिखेगा, यह अदृश्य होता है प्रकाश, लेकिन प्रकाश की सहायता से अन्य वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो पहला गुण यह हो जाएगा कि प्रकाश अदृश्य होता है, प्रकाश अदृश्य होता है अर्थात प्रकाश दिखता नहीं है लेकिन दूसरे वस्तुओं को दिखाने का कार्य करता है, अर्थात प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। दूसरा, प्रकाश साधारणतया सरल रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में एक गमन करता है प्रकाश, ये दूसरा गुण हो गया। प्रकाश बिना माध्यम के, तीसरा गुण में हो जाएगा प्रकाश बिना माध्यम के गमन करता है, यानी कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं। प्रकाश जब गमन करता है तो बिना माध्यम के निर्वात में भी गमन कर सकता है। इसे मतलब कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश बिना माध्यम के निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात वह चीज, वह स्थान होता है जहां पे कोई माध्यम ना हो, वही निर्वात होता है। तो प्रकाश बिना माध्यम के निर्वात में भी गमन कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है चौथा, प्रकाश विद्युत तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गमन करता है। नेक्स्ट, प्रकाश की चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। अगर माध्यम बदलेंगे, जैसे मान लीजिए कि वायु में से कांच में जा रहे हैं, प्रकाश जा रहा है, वायु में से कांच में जाएगा प्रकाश, तो उसकी चाल जो है बदल जाएगी। वायु में से अगर विरल माध्यम होता है जो हल्का माध्यम हो, विरल से सघन में जाने पर प्रकाश की चाल कम हो जाती है, और सघन से विरल में जाएंगे तो प्रकाश की चाल, अभी सघन क्या होता है और विरल क्या होता है अभी आगे हम लोगों को पढ़ना है इसके बारे में। अपवर्तन, परावर्तन वाले चैप्टर, अपवर्तन वाले चैप्टर में पढ़ना है, तो इसको अभी थोड़ा सा उतना बस जान लीजिए कि सघन और विरल दो माध्यम होते हैं जो कुछ हल्का होते हैं और गाढ़ा माध्यम जैसे कह सकते हैं। तो सघन से जब विरल में जाती है तो प्रकाश जाता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है, और विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश की चाल घट जाएगी। यानी कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल, ये जो चाल है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। देखिए, पहला प्रकाश अदृश्य होता है, इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश बिना माध्यम के निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश की चाल, प्रकाश विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। परावर्तन, प्रकाश जब किसी चिकने तल पर पड़ता है तो परावर्तित हो जाता है, अर्थात प्रकाश में परावर्तन होता है।
प्रकाश जब भी किसी चिकने तल पर पड़ेगा तो परावर्तित हो जाएगा, तो उस प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश परावर्तित हो जाता है चिकने तल पर पड़कर। विचलन, प्रकाश यदि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका विचलन हो जाता है, विचलित हो जाता है, नहीं कि अपने सीधे मार्ग में न जाकर वो थोड़ा विचलित हो जाता है। ये अपवर्तन में पढ़ेंगे हम लोग, अपवर्तन चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाता है तो उसकी चाल तो बदलती ही है और उसका विचलन हो जाता है, यानी कि जो सीधे जा रहा है, ऐसे मान लीजिए यहाँ से सीधा प्रकाश जा रहा है तो अगर ये माध्यम दूसरा आ गया तो यहाँ से सीधा ना जाकर विचलित हो जाएगा, या तो इधर मुड़ जाएगा, या अभिलंब कहते हैं इसलिए इधर झुक जाएगा, या तो उधर। अब ये सघन विरल वाले में इसको भी अपवर्तन में पढ़ा जाएगा। तो इतना समझिए कि प्रकाश जब माध्यम बदलता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वो विचलित हो जाता है अपने वास्तविक मार्ग से, उसका विचलन हो जाता है। तरंग दैर्ध्य, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जो दृश्य प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम होता है। दृश्य प्रकाश होते हैं, कुछ अदृश्य प्रकाश भी होते हैं। दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जब प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ये प्रिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण उसको कहते हैं। तो इसको देखिए बस की तरंग दैर्ध्य, इसमें लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। तो तरंग दैर्ध्य, क्योंकि प्रकाश में 7 रंग होते हैं तो उसमें 7 रंग में लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। ये भी अभी आगे पढ़ना है। इसके प्रकाश के गुण में थोड़ा थोड़ा बस जान लीजिए, फिर आगे आपको देखेंगे कि आपको हर चीज ये सब जो देख रहे हैं इसका सबका अलग से फिर पढ़ना है अच्छे से एकदम। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि साइंस का कंप्लीट कोर्स आपको मिले तो यहाँ पे इस चैनल पर मिलता रहेगा, हमेशा आपको मिलता रहेगा, आपके एग्जाम तक, एग्जाम होने तक आपको मिलता रहेगा। तो प्रकाश, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्राम से 8000 एंगस्ट्राम होती है। प्रकाशिक माध्यम, अब देखिए प्रकाशिक माध्यम क्या होता है? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गमन करता है, गुजरता है, उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। तो इस आधार पर प्रकाश के 3 माध्यम होते हैं, प्रकाशिक माध्यम 3 होते हैं। पहला होता है पारदर्शक माध्यम। एक पारदर्शक माध्यम ऐसा माध्यम होता है, पारदर्शक माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग गमन कर जाता है, प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे प्रकाशिक माध्यम, उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से होकर, जिन माध्यमों से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाएगा उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे वायु, कांच, इनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है। इसी को गुजर जाने का मतलब इस पार से उस पार चला जाएगा, अंदर चला जाएगा इसमें। तो प्रकाशिक पारदर्शक माध्यम वो माध्यम जिसमें से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं, वायु, कांच आदि। पारभाषक माध्यम यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है। जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल आंशिक भाग, इसमें आंशिक भाग गुजरता है, जिन माध्यमों से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजर पाता है उसे उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। फिर से सुनेंगे, जिन माध्यमों से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तेलीय कागज, इसमें से केवल आपका प्रकाश का आंशिक भाग गुजर जाएगा, इसमें से अधिकांश भाग गुजर जाता है। इसमें आपका अधिकांश भाग, इसमें देखेंगे तो अधिकांश भाग गुजर जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे अधिकांश भाग गुजर जाता है इसमें से। इसमें अपारदर्शक माध्यम क्या होते हैं? जिन माध्यमों से होकर प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। समझ रहे हैं? जिन माध्यमों से होकर प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाएगा उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, ईंट, पत्थर, इसमें से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाएगा, इसीलिए इन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। एक बार फिर से शॉर्ट रिवीजन देख लेंगे। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, अथवा प्रकाश एक माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश स्रोत में, दीप्त प्रकाश स्रोत
वे प्रकाश स्रोत जिनमें खुद का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, उन्हें चमकने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। अदीप्त प्रकाश, इसमें सूर्य, तारे, बल्ब, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती ये सब जलते हुए। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे प्रकाश स्रोत जिन्हें चमकने के लिए दीप्त प्रकाश स्रोत की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात ये दीप्त प्रकाश स्रोत की सहायता से चमकते हैं, उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। चंद्रमा, कांच। प्रकाश के गुण में पहला, प्रकाश अदृश्य होता है, अदृश्य होते हुए भी दूसरे वस्तु को दिखाने का कार्य करता है, अर्थात प्रकाश खुद नहीं दिखता लेकिन दूसरे वस्तु को दिखाता है, इसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश साधारणतया सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश बिना माध्यम के निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गमन करता है। उसके बाद प्रकाश की चाल, देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। परावर्तन, किसी चिकने तल पर प्रकाश जब पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश परावर्तित हो जाता है किसी चिकने तल पर पड़ता है। फिर नेक्स्ट, विचलन, प्रकाश विचलित हो जाता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो विचलित हो जाता है और सबसे ज्यादा विचलन बैगनी रंग का होता है, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उसमें से विचलन सबसे ज्यादा बैगनी रंग का, सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, तो प्रकाश विचलित हो जाता है। उसके बाद तरंग दैर्ध्य, प्रकाश, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। प्रकाशिक माध्यम क्या होते हैं? जिन माध्यम से होकर प्रकाश गुजरता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। पारदर्शक माध्यम, जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। वायु, कांच, जिन माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है उन्हें पारभाषक माध्यम कहते हैं। घिसा हुआ कांच, दूषित जल, तेलीय कागज आदि। अपारदर्शक माध्यम, जिन माध्यम से होकर प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे लकड़ी, लोहा आदि। प्रकाश किरण, लाइट रे। तो प्रकाश किरण को परिभाषित इस प्रकार करेंगे, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से होकर सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं और प्रकाश पुंज उसी में आ जाता है, प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम से होकर किसी सरल रेखा में गमन करती है तो उसे प्रकाश किरण कहते हैं, तथा किरणों के उसी समूह को, जब किरणों का समूह हो जाता है तो उसे प्रकाश पुंज कहते हैं। बीम ऑफ लाइट कहा जाता है उसे, बीम ऑफ लाइट। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो उसके पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है। ये चीज हो गई। तो प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज आपको 3 प्रकार को देखने को मिलेंगे। प्रकाश पुंज में पहला आपका हो जाता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज, अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज को इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट में होता यह है अभिसारी प्रकाश पुंज, यानी कि सभी प्रकाश की जो समस्त किरणें होती हैं किसी एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। अभिसरित का मतलब एकत्रित होती हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे एक चित्र के माध्यम से समझेंगे, ये जो प्रकाश की समस्त किरणें हैं, ये समस्त किरणें एक ही बिंदु पर, बिंदु O पर मिल रही हैं
तो इसे कहेंगे कि अभिसारी प्रकाश पुंज है ये। और प्रकाश पुंज क्या होता है बता दिए, ये ऊपर की किरणों का समूह होता है पुंज, किरणों के समूह को पुंज कहते हैं। और प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद आपका दूसरा हो जाता है, दूसरा हो जाएगा अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, इसमें ये होता है अपसारी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसमें ये होता है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें, अब इसमें अपसरित होंगी, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, यहाँ पे एक ही बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पे एक ही बिंदु से आती हुई जब प्रतीत होती हैं तो उसे कहा जाता है डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट, अर्थात अपसारी प्रकाश पुंज। बिंदु ओ से ही सभी किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं, बिंदु ओ से सभी किरणें आती हुई प्रतीत हो रही हैं, अर्थात जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। ये अपसारी प्रकाश पुंज हो गया, ये आपका अभिसारी प्रकाश पुंज। और एक तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज होता है, समांतर प्रकाश पुंज। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट कहा जाता है, अर्थात समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है। जब प्रकाश की सभी किरणें, समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हों, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर हों तो उसे पैरेलल बीम ऑफ लाइट अर्थात समांतर प्रकाश पुंज कहा जाता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। वंस अगेन देखेंगे फिर से एक बार शॉर्ट रिवीजन। प्रकाश किरण क्या होती है? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो उसके पथ को प्रकाश किरण कहते हैं, तथा उन किरणों के समूह को, समस्त किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी प्रकाश पुंज, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। जो मेन चीज यहाँ है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन, तो ये हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अब आप लोग देखिए और समझिए क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश का परावर्तन इम्पोर्टेंट है। किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है? प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको एक चित्र के माध्यम से समझा जाएगा। जब प्रकाश को किसी चिकने व पॉलिशदार तल पर आपतित कराया जाता है, या फिर जब प्रकाश किसी चिकने या वो पॉलिशदार तल पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग उसी मार्ग में वापस लौट जाता, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे एक चित्र के माध्यम से समझिए। ये आपका हो गया परावर्तक पृष्ठ, जिसमें जिस तल से प्रकाश परावर्तित होकर यानी कि टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है, उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ है यह,
परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको कहते हैं अंग्रेजी में रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? जिस पृष्ठ से होकर, जिस पृष्ठ से टकराकर किरण उसी माध्यम, जिस पृष्ठ से टकराकर आपतित किरण उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। और परावर्तक और वो आपतित किरण, ये हो गई आपकी आपतित किरण, आपतित आपतित किरण, आपतित किरण इसको कहते हैं इंसिडेंट्स, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है, जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ये हो जाएगा, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हो गई आपकी आपतित किरण ए। उसके बाद ये परावर्तित किरण, परावर्तित किरण भी, अभिलंब यन। जब आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु पर मिलती है तो वो उससे टकराकर वापस उसी माध्यम में, उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो उस जो जब किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराकर और जो किरण वापस लौटती है, उस किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण कहा जाता है इसको। आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट आती है, तो लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है इसको। उसके बाद और ये अविलंब, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर मिलती है वो आपतन बिंदु कहलाता है। परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर जो लंब होता है उसे अभिलंब कहते हैं, अभिलंब कहा जाता है इसको, अभिलंब, अभिलंब है यह। परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु से एक लंब रेखा को अभिलंब कहते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल कहते हैं। और ये जो होती है परावर्तक पृष्ठ पर लंब होती है और परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु से होकर यह जाती है रेखा, अभिलंब कहलाती है। वह रेखा जो परावर्तक पृष्ठ पर लंब होती है तथा आपतन बिंदु से होकर जाती है, आपतन बिंदु से मिलती है और परावर्तक पृष्ठ पर जो लंब होती है उसे अभिलंब कहते हैं। उसके बाद ये कोण कहते हैं इसको एंगल ऑफ, ये कहलाता है आपका आपतन कोण, आपतन कोण से आपतन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा जाता है आपतन कोण को, जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है। परावर्तन कोण आर से, स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को आर से प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल आर से। इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझिए। ये आपतन कोण
यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। फिर से सुनेंगे, आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है। और परावर्तन कोण क्या कहलाता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। आपतित किरण और अभिलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और इस परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। तो ये रहा प्रकाश का परावर्तन। अब आज क्या क्या पढ़े हैं फिर से एक बार देखेंगे शॉर्ट रिवीजन में। पहले प्रकाश किरण पढ़े हम लोग। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण क्या होती है? प्रकाश किरण जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो उसके पथ को कहा जाता है प्रकाश किरण। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो उसके पथ को प्रकाश किरण कहा जाता है। उसके बाद प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं हम लोग। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला था आपका अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज में आप लोगों को हमने बताया कि अभिसारी प्रकाश पुंज वो होता है जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है। दूसरा था अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज में प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे अपसारी प्रकाश पुंज कहा जाता है जब एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। जब एक बिंदु पर मिलती हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। जब एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाता है। उसके बाद एक समांतर प्रकाश पुंज हम लोगों ने पढ़ा था। समांतर प्रकाश पुंज जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। उसके बाद यहां से हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम पढ़ेंगे कि परावर्तन के नियम नहीं अभी पढ़ेंगे, परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के प्रकार में परावर्तन 2 प्रकार से होता है। पहला आपका हो जाता है परावर्तन के प्रकार में पहला प्रकार है नियमित परावर्तन जिसको कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसके बाद दूसरा है अनियमित परावर्तन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन। अब देखिए नियमित परावर्तन में ये होता है, नियमित परावर्तन में जब प्रकाश की किरणें किसी पॉलिशदार चिकने पृष्ठ पर आपतित होती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी पॉलिशदार चिकने पृष्ठ पर आपतित होती हैं, जो चिकना हो उस पर आपतित होती हैं, तो
वे परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। इसे प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी पॉलिशदार चिकने पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इसको नियमित परावर्तन कहा जाता है। ये आपका कहलाएगा नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन का ये चित्र है। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी पॉलिशदार चिकने पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। ये आपतित किरणें हैं, आपतित किरणें, और ये हो गई आपकी परावर्तित किरणें। परावर्तित किरणें, ये हो गया आपका नियमित परावर्तन। उसके बाद होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे तल पर आपतित होती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे तल पर आपतित होती हैं तो वे अनियमित रूप से विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे तल पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। कोई किधर भी चली जाएगी, इसका कोई ठीक नहीं रहता, विभिन्न अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। इसको अनियमित परावर्तन कहा जाता है। ये प्रकाश की किरणें हैं, सब आने के बाद जब परावर्तन इनका होता है तो वे विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इन्हें अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे तल पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। इस परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। ये हो गया प्रकाश में। देखिए फिर से, प्रकाश में कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और उसके बाद परावर्तन के नियम, तो परावर्तन दो नियमों के आधार पर, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के नियम इसके बाद पढ़ेंगे। परावर्तन के प्रकार में दो प्रकार का परावर्तन होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में यह होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने पॉलिशदार तल पर पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो आपतन के पश्चात जो परावर्तित किरण होती हैं एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे तल पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात जब किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं तो उसे अनियमित परावर्तन कहा जाता है। उसके बाद अब परावर्तन के नियम देख लीजिए। परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको कहेंगे कि देखेंगे तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब कि परावर्तन का नियम ये ज्यादातर बोर्ड में भी आ जाया करता है। और इसमें परावर्तन के दो नियम होते हैं। जो परावर्तन होते हैं दो नियमों पर आधारित होते हैं। परावर्तन दो नियमों पर होता है आधारित। इसमें पहला आपका हो जाएगा प्रथम नियम में, प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। इसमें होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। आपतित किरण, जैसे ये मान लीजिए आपका ये हो गया कोई चिकना पृष्ठ, पारदर्शी पॉलिशदार, अपारदर्शी पॉलिशदार जो चिकना पृष्ठ हो गया ये, और इस पर एक किरण आएगी तो आपतित किरण, परावर्तित किरण
और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। हमने कल की वीडियो में पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है और अभिलंब क्या होता है। यदि आप लोगों ने देखा नहीं है तो जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसमें सब कुछ समझाया गया है कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, अभिलंब क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, सब कुछ बताया गया है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। फिर से सुने परावर्तन के नियम, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। परावर्तन के नियम में यह होता है कि उसके परावर्तन के प्रथम नियम में कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। उसके बाद द्वितीय नियम आ जाता है, द्वितीय नियम सेकंड लॉ। इसमें होता है कि आपतन कोण आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तथा परावर्तन कोण आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये होता है परावर्तन का दूसरा नियम। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ये मान लीजिए ऐसे ये कोई चिकना पृष्ठ है, इस पे आपतित किरण आई और परावर्तित किरण है, यदि ये वाला कोण 30 अंश है तो ये कितना होगा, तो आप बताएं कि ये भी 30 अंश ही होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। एक बार फिर से सबका रिवीजन देख लेंगे, समझ लेंगे फिर से। परावर्तन के प्रकार में देखिए, परावर्तन दो प्रकार से होता है, परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है नियमित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने पालिशदार पृष्ठ से होता है तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, तो इसे नियमित परावर्तन कहा जाता है। और अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरणें किसी खुरदरे तल पर आपतित होती हैं तो परावर्तन के पश्चात वे विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। अनियमित परावर्तन में जब विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी खुरदरे तल पर आपतित होता है तो परावर्तन के पश्चात उसकी समस्त किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, उसे अनियमित परावर्तन कहा जाता है। उसके बाद परावर्तन के नियम में पहला नियम आपका यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही पृष्ठ में होते हैं। दूसरा नियम यह है कि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर आपस में बराबर होते हैं, सदैव बराबर होंगे। ये 50 अंश होगा तो ये भी 50 अंश ही होगा। और अब आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक हेडिंग और बची हुई है आज के क्लास में, लास्ट हेडिंग है। इसमें है प्रकाश की उत्क्रमणीयता। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि परावर्तन में आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और परावर्तन में ये होता है, प्रकाश के परावर्तन में, कि जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश में यदि ऐसी प्रकाश के परावर्तन की घटना में, जो प्रकाश आता है और लौट जाता है, उस घटना में, प्रकाश के परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, मान लीजिए ये परावर्तित किरण है, इसको आपतित किरण मान लिया जाए, तो जो आपतित किरण है वो परावर्तित किरण के जैसा व्यवहार करने लगती है। जब परावर्तन की घटना में जब परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण के जैसा व्यवहार करने लगती है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। फिर से सुनेंगे, प्रकाश के परावर्तन के घटना में जब परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए
तो आपतित किरण परावर्तित किरण के जैसा व्यवहार करने लगती है। प्रकाश के इस परावर्तन के इस घटना को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या होता है? किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। यानी कि जब चले ही किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वस्तु से प्रकाश का परावर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब वस्तु दिखाई देती है। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब वह होता है जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और उसके बाद दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब वह होता है जब किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती, बल्कि उस किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर नहीं मिलती हैं, जबकि उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यह हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। उसके बाद समतल दर्पण। ये समतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतलीय हो। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसके एक तरफ पॉलिश की गई है, इधर पॉलिश है। उसके बाद ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, इसी को परावर्तक पृष्ठ कहेंगे, परावर्तक पृष्ठ। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण के बहुत सारे गुण होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण। पहला गुण ये होता है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। वास्तविक प्रतिबिंब समतल दर्पण में नहीं बनता है। तो पहला गुण ये हो गया कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। दूसरा ये है कि समतल दर्पण में जितनी बड़ी वस्तु रहती है, उसी वस्तु के बराबर प्रतिबिंब भी उस वस्तु के बराबर ही बनता है। यानी कि वस्तु के बराबर जो है प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जितनी बड़ी वस्तु रहती है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। और उसके बाद समतल दर्पण में किसी व्यक्ति या वस्तु को अपनी पूर्ण आकार देखने के लिए समतल दर्पण का आकार उस व्यक्ति या वस्तु से आधा होना चाहिए। यानी कि किसी यच ऊंचाई के व्यक्ति या वस्तु को समतल दर्पण में अपने आप को पूरा देखने के लिए उस दर्पण की ऊंचाई, दर्पण की लंबाई h/2 होनी चाहिए। यदि कोई 6 फीट का व्यक्ति है, 6 फीट का यदि व्यक्ति है, तो उसको यदि समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो, पूरा प्रतिबिंब, तो उसके लिए दर्पण कम से कम 3 फीट होना चाहिए। 3 फीट रहेगा तब जाकर उसका प्रतिबिंब पूरा दिखाई देगा। समझ रहे हैं ना? मतलब कि किसी वस्तु को या व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की आकृति उसके आधा होनी चाहिए, समान दूरी। ये चौथा गुण है समतल दर्पण का, कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जितना दूरी पर वस्तु रहती है, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब ठीक उतनी ही दूरी पर बनता है जितना दूरी पर वो वस्तु रहती है। अगर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। 1 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब भी 1 मीटर की दूरी पर बनेगा, यानी कि समान दूरी पर बनता है। उसके बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है?
यदि किसी खोखले गोले को काट कर उसके एक, यानी खोखले गोले, पारदर्शी खोखला गोला रहेगा कांच का, तो उसको खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, किसी एक पृष्ठ पर, किसी खोखले गोले से काटे ये भाग, काटने के बाद जो बचा उसके एक पृष्ठ पर यदि कलई कर देंगे तो वह जो बनेगा, निकाय बनेगी, वह जो दर्पण बनेगा वो गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कि किसी खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी का लेप कर दिया जाए, यदि या फिर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए, तो उससे बने जो दर्पण होते हैं वही गोलीय दर्पण कहलाते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अब किसी खोखले गोले से काटेंगे, खोखले गोले से, किसी खोखले गोले से यदि काट कर उसका भाग अलग कर दिया जाएगा तो दो प्रकार के तल हो जाते हैं। अब उसमें से अगर उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दिया जाए, उभरे तल पर, यानी कि जो उभरा हुआ तल है उस पर पॉलिश कर दिया जाए तो वह अवतल दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण। और जो दबे हुए तल पर जब पॉलिश कर दी जाती है और उसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ तल रहता है तो ये उत्तल दर्पण कहलाता है, कनकेव मिरर, सॉरी कन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण कहलाता है। जब गोलीय दर्पण को, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले से काट कर एक भाग पर एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है, चांदी का या लाल ऑक्साइड का जो भी कर दिया जाता है। पॉलिश करने के बाद किसी एक पृष्ठ पर करेंगे तो यदि उभरे हुए तल पर उभरे हुए पृष्ठ पर यदि इसका लेप करेंगे लाल ऑक्साइड का, तो उभरे हुए पृष्ठ पर करेंगे तो दबे हुए तल से जो है परावर्तन होगा, दबे हुए तल से परावर्तन होगा तो इसको अवतल दर्पण कहेंगे। और जब दबे हुए तल पर ही पॉलिश कर दिया जाए तो उभरे हुए तल से परावर्तन होगा, तो उभरे हुए तल से परावर्तन होगा तो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे, कन्वेक्स मिरर। और अवतल दर्पण को कनकेव मिरर कहते हैं। और उसके बाद पार्श्व उत्क्रम, पार्श्व उत्क्रम देख लीजिए। अब देखे हो कि दर्पण में जब हम लोग देखते हैं किसी वस्तु को, चाहे अपने आप को ही, तो हमारा दायां बायां तरफ दिखता है और बायां दायां तरफ दिखता है। इसी को पार्श्व उत्क्रमण कहा जाता है। पार्श्व उत्क्रमण में ये होता है कि दायां साइड बायां हो जाता है और बायां साइड दायां हो जाता है, तो ये पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। जैसे किसी अक्षर को भी देखते होंगे, दर्पण में देखते होंगे, ABCD ऐसे कुछ अक्षर होते हैं। जैसे यल को आप देखेंगे, ऐसे यल को, तो वो उल्टा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा। अगर यहाँ पे दर्पण लगा हुआ है तो इसको देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, बायां वाला दायां हो जाता है और दायां वाला बायां हो जाता है। ऐसे ही और कुछ अक्षर होते हैं, जैसे ओ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसमें ओ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बस दायां बायां हो जाता है। तो इसी को पार्श्व उत्क्रमण कहा जाता है। जब वस्तु का जब समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखने पर उसका साइड बदल जाता हो, पार्श्व बदल जाता हो, पार्श्व का मतलब साइड, साइड का मतलब पार्श्व होता है, उसकी का बदल जाना, दायां का बायां हो जाना, बायां का दायां हो जाना, वही कहलाता है पार्श्व उत्क्रमण। और यहाँ से हम लोग आज पढ़े हैं, ये आपका समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन यही तक था, खत्म हो गया। और एक और बात, ये जो समतल दर्पण होता है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, क्योंकि किसी गोले का इसको बढ़ाएंगे तो कोई गोला नहीं बनेगा। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधा होती है, और त्रिज्या उसी में होती है जो वृत्ताकार हो, गोलाकार हो तो उसमें त्रिज्या होती है। और ये तो एकदम समतल है, इसमें गोलाकार है ये नहीं, तो त्रिज्या नहीं होगी, त्रिज्या नहीं होगी तो फोकस दूरी नहीं होगी। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों अनंत होती हैं इसमें समतल दर्पण में। और समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग रोज अपने घरों में अपना चेहरा देखने के लिए करते हैं, घर वाले भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान लेना कि इसकी फोकस दूरी अनंत होती है। इसमें समतल दर्पण में अपने पूरा प्रतिबिंब को देखने के लिए, समतल दर्पण में यदि अपने आप को आप पूरा देखना चाहते हैं पूरी तरह से, तो आपकी लंबाई के आधा लंबाई का दर्पण होना चाहिए। ठीक है, और प्रतिबिंब जाने गए कि जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब के प्रकार में वास्तविक प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु को उस प्रथम बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब
किसी वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें वास्तव में नहीं मिलती हैं बल्कि उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को दूसरे बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। उसके बाद समतल दर्पण, दर्पण क्या होता है, किसी जो पारदर्शक माध्यम है, चिकना पारदर्शक माध्यम, उसके एक तरफ पॉलिश कर दिया जाए या लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए, एक तरफ पॉलिश कर देंगे या लाल ऑक्साइड का लेप कर देंगे तो उसे दर्पण कहते हैं। और दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ समतलीय होता है। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ समतलीय होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण के गुण होते हैं, समतल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है, हमेशा समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। समतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है, जितना बड़ा वस्तु रहती है, जितनी बड़ी वस्तु रहती है उसी के बराबर प्रतिबिंब भी बनता है। और किसी समतल दर्पण में किसी व्यक्ति को, एच ऊंचाई के व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। और समान दूरी, जितनी दूरी पर वस्तु रहती है उसका प्रतिबिंब भी उतनी दूरी पर बनता है। और दूसरा है दर्पण का दूसरा भाग है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, यानी किसी खोखले गोले को काट कर उसके एक साइड पर एक तरफ चांदी का या लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यदि अब उसी में काटेंगे तो दो प्रकार के तल हो जाएंगे, एक अवतल हो जाता है, एक उत्तल। तो उसमें यदि उत्तल दर्पण यानी कि उभरे हुए तल पर पॉलिश करेंगे तो अवतल दर्पण से परावर्तन होगा। जब प्रकाश का परावर्तन अवतलीय पृष्ठ से होता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। इसमें उत्तल साइड में जो है उभरे हुए तल पर पॉलिश की गई होती है। और उत्तल दर्पण क्या होता है, जब अवतल दर्पण यानी कि दबे हुए तल में पॉलिश की गई होती है और परावर्तन जो है प्रकाश का उभरे हुए तल से होता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और ये बताई दिए कि पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है, बायां का दायां दिखना और दायां का बायां दिखना, यानी कि जब हम किसी वस्तु मतलब प्रतिबिंब को देखा जाता है दर्पण में तो उसका साइड पार्श्व बदल जाता है, पार्श्व का बदल जाना है पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। और आज इस चैप्टर का समापन हो गया। 10वीं का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित था। धन्यवाद।